मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है करंट का है और करंट में टॉपिक चूज़ किया गया है लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, पहले ये समझ जाइए। क्योंकि आपका जो इमेज दिख रही है ये इमेज है मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस की और ये इमेज है यूपीएससी के सिलेबस की इमेज है। मध्य प्रदेश पीएससी का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग और वहीं पर यूपीएससी का सिलेबस है उसमें मेंशन है लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। तो ये दोनों सिलेबस में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का उल्लेख है। और जब भी आप यूपीएससी पढ़ते हो या संघ लोक सेवा आयोग पढ़ते हो तो आपको इसकी पद्धति पढ़ना पड़ता है और पद्धति के अंतर्गत भर्ती पद्धति भी होती है और भर्ती पद्धति का ही एक पार्ट है यूपीएससी का, वो है लेटरल एंट्री। इसलिए ये टॉपिक आपका प्री हो या मेंस हो दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बात, आज से 3 साल या 4 साल पहले एक यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है जिसका संबंध लेटरल एंट्री से था। इसलिए ये टॉपिक आपको समझना होगा कि लेटरल एंट्री क्या होता है, लेटरल एंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेटरल एंट्री जो सरकार ने की है ये क्यों की गई है, इसके पीछे रीजन क्या था, ये सब जितने भी आयाम हैं इसे हम समझेंगे। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है लेटरल एंट्री क्या होता है। तो ध्यान रखना यूपीएससी जो है लेटरल एंट्री भी कराता है और यूपीएससी जो है एग्जाम के थ्रू भी आईएएस अधिकारी बनाता है। अगर आप एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें पहले आप देते हो प्री, फिर आपका होता है मेंस, फिर आपका होता है इंटरव्यू और फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया होती है जिसमें आपका चयन सूची में नाम आता है। वहीं पर लेटरल एंट्री में ये अंतर होता है कि यहाँ पे आप प्री नहीं दोगे, यहाँ पे आप मेंस नहीं दोगे, डायरेक्ट आपका योग्यता निर्धारित की गई है, उस योग्यता के आधार पर अप्लाई करोगे, आपका एंट्री होगा और लेटरल एंट्री हो जाएगी आपकी। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है पासर्व भर्ती, यानी कि साइड से जो रास्ता होता है उसके माध्यम से आपकी एंट्री हो जाएगी। हुआ क्लियर? तो ये होता है लेटरल एंट्री और यूपीएससी का एग्जाम। इसमें अंतर ये भी है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो होगी 60 सालों तक आप इसमें पद पर बने रह सकते हो, यानी कि रिटायरमेंट तक आप इसमें बने रह सकते हो। परंतु अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू इसमें ज्वाइन होते हो तो आपका मिनिमम जो ज्वाइनिंग ईयर होगा वो 3 साल होगा। इसको बढ़ाया जा सकता है कहाँ तक, 5 साल तक। यानी कि यहाँ पे 3 से 5 वर्ष तक ही आप जॉब कर सकते हो। कहाँ पर? लेटरल एंट्री के माध्यम से अगर जाते हो तो। अगर आप यूपीएससी के थ्रू जाते हो तो आपका जो ज्वाइनिंग ईयर होगा वो 60 साल तक होगा, यानी कि आपकी एज 60 साल तक का वहाँ वहाँ पे आप जॉब करोगे रिटायरमेंट तक। हुआ क्लियर? ये छोटा सा अंतर होता है लेटरल एंट्री और यूपीएससी एग्जाम में। लेटरल एंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उसको इसमें एंट्री दी जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार ने लेटरल एंट्री क्यों की। उसके पहले समझ जाइए कि लेटरल एंट्री जो होती है उसमें जो ज्वाइनिंग दी जाती है वो किस पद पर दी जाती है और इन्हें मध्यम और वरिष्ठ लेवल पर शामिल किया गया है। ध्यान रखना, मध्यम और वरिष्ठ लेवल। और जब हम कहते हैं मध्यम और वरिष्ठ लेवल तो वो मध्यम और वरिष्ठ लेवल क्या है? सेक्शन ऑफिसर, जिसे आप अनुभाग अधिकारी कहते हैं, और अंडर सेक्रेटरी, थोड़े से नीचे के लेवल के अधिकारी माने जाते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर मध्यम लेवल शुरू हो जाता है। डिप्टी सेक्रेटरी, फिर बकायदे डायरेक्टर और डायरेक्टर के बाद होता है जॉइंट सेक्रेटरी और उसके बाद जो सचिव होते हैं वो वरिष्ठतम लेवल पर चले जाते हैं। तो याद रखिए कि जो लेटरल एंट्री के तहत भर्ती होती है उनकी भर्ती उप सचिव के स्तर पर होती है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने के लिए किसी भी आईएएस अधिकारी को कम से कम 8 साल तक की नौकरी करनी पड़ती है। वह 14 साल की सामान्य सर्विस के बाद डायरेक्टर बन पाते हैं और 18 साल की कुल सर्विस के बाद वह ज्वाइंट सेक्रेटरी बन पाते हैं। यानी कि सीधी भर्ती करते हैं तो कितने बड़े लेवल पर जंप करता है एक लेटरल एंट्री वाला तुलनात्मक रूप से एक यूपीएससी के एग्जाम देकर पहुंचने वाले के तुलना से। हुआ क्लियर? तो जो लेटरल एंट्री है उसके तहत जो ज्वाइनिंग होगी अधिकारियों की वो होगी उप सचिव स्तर की। इसे समझिए कि अगर 8 साल एक अधिकारी जॉब करता है, नौकरी करता है, तो वो क्या बनेगा? वो डिप्टी सेक्रेटरी बनेगा। अगर वो 14 साल तक नौकरी करता है एक आईएएस अधिकारी तो वो बनेगा डायरेक्टर बनेगा। अगर वही अधिकारी 18 साल तक जॉब करेगा कुल सर्विस का तो वो बनेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी।
और जो लेटरल एंट्री होती है उसके अंतर्गत वो डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी या उप सचिव बन जाता है। तो इतना बड़ा जंप होता है एक लेटरल एंट्री और एक यूपीएससी एग्जाम देने के बीच में। हुआ क्लियर? अगर जो बंदा यूपीएससी एग्जाम दिया है वो 18 साल बाद जहाँ पहुंचेगा, उसकी तुलनात्मक रूप से जो लेटरल एंट्री की जा रही है वो 18 साल का गैप हो जाता है, वहाँ पे जंप हो जाता है, वो व्यक्ति उप सचिव बन जाता है। तो ये था लेटरल एंट्री यूपीएससी के एग्जाम के तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लेटरल एंट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ध्यान रखना, ऐसे बहुत से मंत्रालय हैं जहां पर टेक्निकल किस्म के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और साइबर सिक्योरिटी तो चुनौती बना हुआ है, अभी वर्तमान में एआई आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे मंत्रालय के लिए थोड़े से विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसलिए लेटरल एंट्री के तहत ऐसे विशेषज्ञों की एंट्री कराई जाती है पीछे के रास्ते से, ताकि वो जो टेक्निकल मंत्रालय है उसको ये अच्छे तरीके से समझ सके, उसे संभाल सके। इसलिए लेटरल एंट्री केंद्र सरकार ने की थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेटरल एंट्री इसके पहले नहीं हुई है। लेटरल एंट्री इसके पहले हुई है, 63 जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी थी और जो 57 अधिकारी आज भी उसमें जॉब कर रहे हैं। हुआ क्लियर? परंतु उस समय इसका विरोध नहीं हुआ था, वर्तमान में इसका विरोध हुआ है। क्यों हुआ है समझेंगे आगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि लेटरल एंट्री की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि ऐसे कई मंत्रालय हैं जहां पर तकनीकी रूप से स्ट्रांग या तकनीकी रूप से विशेषज्ञों की मांग बढ़ी। उस मांग को फिलअप करने के लिए लेटरल एंट्री केंद्र सरकार ने की। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब एक होता है आईएएस और एक होता है लेटरल एंट्री वाला व्यक्ति। आईएएस जो होता है ये सामान्य होता है, ठीक है, और जो लेटरल एंट्री वाला जो व्यक्ति होता है विशेषज्ञ होता है किसी भी एक क्षेत्र में। इसलिए कोई भी जैसे कि आप मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी एआई वर्तमान में एक चुनौती बना हुआ है। इसके लिए जो सामान्य आईएएस अधिकारी है वो इस पे काम करेगा तो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार ने इसे ज्वाइनिंग न करते हुए लेटरल एंट्री के तहत ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कर दिया जो एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे मामले में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो इस मंत्रालय को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है और इसे संभाल सकता है। कंपैरिजन किससे? एक सामान्य आईएएस अधिकारी से। और जो हमारी यूपीएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती पद्धति है, उसमें आईएएस अधिकारी जो होता है सामान्य को, उसमें विशेष बनाना बहुत कठिन है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने अपने मन से ही लेटरल एंट्री शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान रखना कि जो नीति आयोग है उसका एजेंडा था 3 वर्षीय एजेंडा, और एक सचिव का क्षेत्रीय समूह होता है। इन दोनों ने 2017 में ये बात कही कि जो लेटरल एंट्री होना चाहिए, यानी से बाहर व्यक्ति ऐसे होना चाहिए जो सरकार के लिए जो इन मंत्रालयों को संभाल सके। इसलिए लेटरल एंट्री जो है सरकार की मंशा नहीं थी, सरकार के पास ऐसी डिमांड आई और सरकार ने लेटरल एंट्री के तहत ये ज्वाइनिंग कर दी। और वर्तमान में 45 जो ज्वाइनिंग देने का था उसे वर्तमान में इसे रद्द कर दिया गया। ये क्यों किया गया हम समझेंगे आगे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है लेटरल एंट्री जो है चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। सरकार को वर्तमान में ऐसा क्यों लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने 45 जो पद निकाले थे लेटरल एंट्री के तहत, यूपीएससी को पत्र लिखकर उन्हें तुरंत ही इसे रद्द करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेटरल एंट्री ये पहली बार ही हुई है। लेटरल एंट्री इसके पहले 63 पदों पर हो चुकी है, जिसमें से वर्तमान में 57 पद आज भी उन लेटरल एंट्री के तहत काम कर रहे हैं। हुआ क्लियर? परंतु उस समय जब 63 की ज्वाइनिंग हुई थी उसमें भी इसका विरोध हुआ था, परंतु वर्तमान जो विरोध हुआ है इसकी तुलनात्मक रूप से विरोध उसमें कम हुआ था, अभी अधिक हो रहा है। इसलिए सरकार ने इसे वापस ले लिया, यानी इसे यूपीएससी को पत्र लिखा कि ये आप भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द करिए, बंद कीजिए। अब ऐसा क्यों किया ये समझ जाइए। ध्यान रखना, जो सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखा है, उस पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण सामाजिक न्याय का आधारशिला है। उनके सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को देखते हुए लेटरल एंट्री की समीक्षा और सुरक्षा की जरूरत है। कुल मिलाकर बात यही है कि विपक्षी दलों ने, और इसमें दूसरे दल भी शामिल इसमें कि कुछ एनडीए की दल भी जो हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो लेटरल एंट्री हो रही है इसमें कहीं पर भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। जिस प्रकार की यूपीएससी एग्जाम कराता है उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है उस टाइप। इसलिए वर्तमान में जो सरकार है उसने सोची कि इसमें इस टॉपिक पर या इस मुद्दे पर राजनीतिक तुल पकड़ रहा है, इसलिए वर्तमान सरकार ने यूपीएससी को लेटर लिखा और ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि विपक्षी ने या जो एनडीए के ऐसे कई दल हैं उन्होंने सवाल किया कि जो 45 पद पर लेटरल एंट्री हो रही है, इन पदों पर आरक्षण का जो व्यवस्था है इसमें नहीं है। जिस प्रकार की व्यवस्था इसमें होती है यूपीएससी एग्जाम कराता है उसमें होती है, इसमें नहीं है। जब नहीं है तो इसका विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो वर्तमान सरकार ने लेटर किसको लिखा? यूपीएससी को लिखा, और यूपीएससी ने वर्तमान में ये 45 जो पद भरे जा रहे थे उसे रद्द कर दिया गया। तो मामला ये था, आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब सवाल ये उठता है कि लेटरल एंट्री होना चाहिए
या नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए यहाँ पर 2 वर्ग हैं। एक है ब्यूरोक्रेट्स और एक है प्राइवेट सेक्टर। अगर आप ब्यूरोक्रेट से पूछोगे कि ये लेटरल एंट्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ब्यूरोक्रेट्स बोलेगा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलेगा ये? वो इसलिए बोलेगा क्योंकि जो आईएएस अधिकारी होता है, वो उसका प्रमोशन के बाद ही वो कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है उप सचिव स्तर तक पहुँचता है। अगर लेटरल एंट्री होती है तो ब्यूरोक्रेट्स का जो प्रमोशन है, उसमें जो उप सचिव पद है, उसे मिलने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स जो है इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ है। अब प्राइवेट सेक्टर से पूछोगे आप कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर बोलेगा होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि मैं उस पद पर आसानी से पहुंच जाऊं, क्योंकि कि एक आईएएस अधिकारी 8 साल, 14 साल, 18 साल जॉब करने के बाद जिस पद पे पहुंचता है, वो पद पर प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति एक साथ ही जंप करके पहुंच जाता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति ये चाहता है कि ये भर्ती प्रक्रिया हो। ये तो हो गया पहला पक्ष। दूसरा पक्ष जो है वो ब्यूरोक्रेट से बोलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक तंत्र है, प्राइवेट तंत्र है। अगर ये व्यक्ति 3 साल या 5 साल यहाँ पर जॉब करता है, जॉइंट सेक्रेटरी पे जॉब करता है, तो सिंपल सी बात है, वो इस प्रकार से पॉलिसी बनाएगा जो लाभ हो किसको? प्राइवेट तंत्र को लाभ हो। और ये व्यक्ति 3 से 4 साल या 5 साल जॉब करने के बाद जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो उसी के आधार पर जो पॉलिसी बनाए उसे वहाँ पर लाभ होगा। ब्यूरोक्रेट्स ये आरोप लगाते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर जो राष्ट्रहित या देश हित या गुड गवर्नेंस की बात करें, तो वहाँ पर देखा जाए तो लेटरल एंट्री होना चाहिए। क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से मंत्रालय हैं जहाँ पर विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। उस विशेषज्ञ की आवश्यकता के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर के कुछ व्यक्तियों को वहाँ पर बैठा देना चाहिए ताकि वो वहाँ पर काम अच्छे से हो। अभी आप देख लीजिए कि जो एआई है, जो साइबर सिक्योरिटी है, वो भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर वहाँ पे हम ऐसे व्यक्ति बैठाते हैं जो इस क्षेत्र का जानकार है, तकनीकी रूप से स्ट्रांग है, तो वो उसे आसानी से समझने और संभालने में सक्षम होगा, कंपैरिजन किससे? एक सामान्य आईएएस से। हुआ क्लियर? अब ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है 16वें वित्त आयोग, जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ने भी कहा था कि हमें प्राइवेट सेक्टर से या बाहर के व्यक्तियों को हमें तंत्र में लाना चाहिए ताकि जो हमारे जो तकनीकी विभाग है उसे हम आसानी से संभाल सके, क्योंकि वर्तमान चुनौती जो हमें दिख रही है वो चुनौती के लिए हमें बाहर से व्यक्ति को लाने की आवश्यकता है। किसने कहा था? ये कहा था वर्तमान के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया ने। इसके पहले भी आप देखना, ये इमेज दिख रही है मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह भी जो है बाहर से लाकर इन्हें वित्त सचिव बनाया गया था। हुआ क्लियर? ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है नंदन एम नीलकणी की। और नीलकणी ने तो जो है आधार कार्ड में क्रांति लाई थी। इन्हें भारत का आधार मैन भी कहते हैं। तो ये जो नंदन नीलकणी की भी जो ज्वाइनिंग हुई थी, ये बाहर से हुई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ज्वाइनिंग बाहर से होती है या जो ज्वाइनिंग एग्जाम के थ्रू होती है उसमें कुछ बुराई है। दोनों ही अपनी अपनी जगह तर्कपूर्ण रूप से सही है। परंतु देखना यहाँ पे होता क्या है, जो 63 ज्वाइनिंग हुई थी उस समय, उसमें से कई लोगों ने रिजाइन या इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि उसके पीछे रीजन था, जो वर्तमान में जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया काम में, इसलिए वो तंग आकर उनको काम करने में कठिनाई होती थी, इसीलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स और लेटरल एंट्री के माध्यम से जो ज्वाइन होता है, उनके बीच में जो काम की जो संतुलन स्थिति होती है वो बन नहीं पाती, क्योंकि दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है।